हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिक्योरिटाइजेशंस के बारे में। ये हमारा चैप्टर 6 होने वाला है एसएफएम का। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इसमें हम सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं। एबीसी लिमिटेड है कोई, उसका डेटर बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है। लाइक काफ़ी सारे डेटर्स हैं। एबीसी लिमिटेड का शूज़ का काम है, मतलब जूतों का वो फैक्ट्री है। और वो उधार में बेसिकली काफ़ी माल बेच रहा है, उससे ज़्यादा डेटर बढ़ गए, जिसकी वजह से उसको लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गई। मतलब एक तरह से उसकी करंट रेशियो तो काफ़ी अच्छी है, मतलब कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, सब कुछ है, लेकिन भाई कैश नहीं आ रहा। डेटर है, सारा माल उधार में फंसा हुआ है, मतलब आपके पास आया, कमाया हुआ भी वो नहीं है, कमाया हुआ ना के बराबर है। तो वो चीज़ उसके साथ प्रॉब्लम आ गई है। लिक्विडिटी है, पैसा नहीं है साथ में, क्योंकि डेटर पैसा ही नहीं दे रहे। तो डेटर को बेसिकली उसने क्या किया है कि उसने तरीका निकाला कि क्यों ना इस डेटर को मार्केटेबल सिक्योरिटी बना दूँ। जैसे एफडी के मतलब डॉक्यूमेंट होते हैं ना, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड की एक वैल्यू होती है। इसी तरह उसने क्या किया, डेटर को एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया और उनको फिर मार्केट में बेच दिया। कि एक काम करो, सिक्योरिटीज़ बनाई और उनको मार्केट में बेच दिया। और उसका एक साथ दिया कंपनी ने, जिसने इसको बेसिकली इसने डेटर को सिक्योरिटी बनाने का काम किया कि मार्केट में बिक सकती है। तो ये सारा वाक्य हुआ है यहाँ पे, कि डेटर को पहले सिक्योरिटी बना गया, फिर उसको मार्केट में बेचा गया। और इसी चीज़ को एक नया नाम दिया गया, जो कि है सिक्योरिटाइजेशन। बेसिकली सिक्योरिटी को आपने मार्केट के हिसाब से यूटिलाइज कर लिया। तो अब हम देखते हैं क्या है ये। इसमें क्या है डेफिनेशन में, कंपनी या फर्म हु आर इन्वॉल्व इन सेंडिंग और मेकिंग द क्रेडिट सेल। बेसिकली जो कंपनी इन्वॉल्व है पैसा भेजने में या क्रेडिट सेल्स में, और जिसके कारण एक लंबा बैलेंस खड़ा हो गया है रिसीवेबल्स का। और जो रिसीवेबल्स हैं वो बेसिकली लिक्विडिटी फेस नहीं कर, जो रिसीवेबल्स हैं उसकी वजह से लिक्विडिटी आपकी कम हो गई है, क्योंकि दे ही नहीं रहे हैं पैसा। तो उसने क्या किया, बोरिंग रूट रूट को अडोप्ट करना चाहा सबसे पहले तो, कि पैसा उधार ले लूँ और जब डेटर देंगे जब चुका दूंगा। लेकिन उस चीज़ में क्या था, डेट इक्विटी रेशियो तो ख़राब हो रही थी, काफ़ी डेट बढ़ जाता कंपनी के ऊपर, दूसरा इंटरेस्ट भी देना पड़ता, महंगा भी था। तो इस प्रॉब्लम को उसने ओवरकम करने के लिए सिक्योरिटाइजेशन का सहारा लिया, कि डेटर्स को सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर दो। कंसेप्ट और डेफिनेशन कैसे काम करेंगे। बेसिकली इसने क्या किया, पूल ऑफ द एसेट्स बनाया, इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स का। लाइक आपकी जितनी भी इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स थी, जितने भी आपके डेटर्स थे, सिक्योरिटीज़ थी, उनको एक क्या किया आपने, पूल ऑफ द एसेट बना लिया, सारी चीज़ों को इकट्ठा किया और इनको बेसिकली मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर लिया। एसेट्स क्या है आपके, ऑटोमोबाइल लोन्स हो गए, क्रेडिट कार्ड के रिसीवेबल्स हो गए, रेजिडेंटल मॉर्गेज होगी, ये सारी चीज़ें। सिक्योरिटाइजेशन के फीचर क्या है, एक तो सबसे पहली बात, आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट बन गए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन गए, कि मतलब जो सिक्योरिटीज़ बन गई जिनको आप मार्केट में बेच सकते हो। बंडलिंग और अनबंडलिंग होगी, जो एसेट्स आपके कंबाइन किए जा रहे हैं एक पूल में, उसको आप बंडलिंग बोलते हो, और जो बारी बारी से उनको तोड़ा जा रहा है इंस्ट्रूमेंट्स को, उसको क्या बोलते हो, अनबंडलिंग बोलते हो। रिस्क मैनेजमेंट का टूल है ये, जो सिक्योरिटाइजेशन है नॉन कोर्स बेसिस पे, ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट की तरह काम करते हैं, कि आपको बेसिकली आपके रिस्क को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। आपका रिस्क है, आपने एबीसी लिमिटेड के वो डेटर्स थे, कंपनी थी एक्स वाई जेड, उसके थ्रू सिक्योरिटाइज कराई, तो एबीसी ने अपना रिस्क कहाँ शिफ्ट कर दिया, एक्स वाई जेड के ऊपर। तो ये चीज़ ऐसे शिफ्ट होगी। अब क्या, स्ट्रक्चर फाइनेंस, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं वो टेलर स्ट्रक्चर्स हो गए, जो रिस्क और रिटर्न ट्रेड को मैनेज कर रहे हैं। लाइक जो आपके रिस्क है या रिटर्न है, उस ट्रेड को मैनेज करके आपके टेलर स्ट्रक्चर्स उनको बनाया गया, कि स्ट्रक्चर फाइनेंस हो गया, आपको पैसा मिल रहा है आपको। ट्रांचिंग, ट्रांचिंग होता है छोटी छोटे भागों में बांट देना। लाइक आपका 2 लाख के डेटर थे, आपने क्या किया, उसकी सिक्योरिटीज़ बना दी 10-10 हज़ार रुपए की, तो वो ट्रांचिंग होगी, छोटे छोटे भागों में उस चीज़ को बांट दिया। होमोजिनिटी, हर ट्रांच है सिक्योरिटी इशूड में होमोजीनियस नेचर की होती है, और बेसिकली वो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए होती है, जो अफोर्ड होता है इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट कर सके स्मॉल अमाउंट्स में। सिक्योरिटाइजेशन के बेनिफिट क्या है, ओरिजिनेटर के एंगल से क्या होंगे, सबसे पहले जिसने बेसिकली ये चीज़ ओरिजिन, जहाँ से ओरिजिन हुआ है, जिसकी ये एबीसी लिमिटेड की बेसिकली डेटर थे, उसके बेसिस में क्या होंगे, वो क्या सोचते हैं एबीसी लिमिटेड इसके बारे में। ऑफ बैलेंस शीट आइटम, बेसिकली आपका जो बैलेंस शीट में पहले क्या थे, काफ़ी सारे लोन्स और रिसेबल्स वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। तो आपने क्या किया, जब भी आपने सिक्योरिटाइजेशन किया,
तो आपके जो डेटर थे वो डेटर हट के आपकी क्या बन गई, सिक्योरिटीज़ बन गई कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसकी जगह आपको पैसा आया अगर लोगों ने वो चीज़ खरीदी तो। उससे फ़ायदा क्या हुआ आपको, जो कैपिटल पोर्शन है आपका बेसिकली बैलेंस शीट से जो आइटम थी आपकी बैलेंस शीट आइटम्स थी, वो बैलेंस शीट आइटम्स वो वहाँ पे कम हो गई और उसकी वजह से आपको फ़ायदा होने लगा। जो बैलेंस शीट आइटम्स थी वो कम हो गई और उसकी आप वजह से आपको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ कि आपकी जो बिज़नेस हुआ एक्सपेंड करने लग गया। स्पेशलाइजेशन है बेसिकली आपने अपनी एसेट्स है उनको ट्रांसफ़र कर दिया, जो आपका जो बेसिकली सारा स्पेशलाइजेशन था अब आपका फोकस हो गया मेन बिजनेस पे, क्योंकि आपको डेटर की चिंता नहीं रही। फाइनेंशियल रेशो आपके इंप्रूव हो गए, पैसा आया, आपकी लिक्विडिटी अच्छी हुई तो फाइनेंशियल रेशोज इंप्रूव हो गई आपकी, बोरिंग कॉस्ट घट गई। जो आपकी बेसिकली किसी भी चीज़ को पैसा लेने की बोरोइंग कॉस्ट थी, आपको अगर ब्याज पे 10% के हिसाब से पैसा लेना पड़ रहा था, सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू वही चीज़ आपको बेसिकली आपने बैंक को थोड़ा सा कमीशन दिया और आपको पैसा मिल गया, तो वो सस्ती हो गई। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लोगों ने वो सिक्योरिटाइजेशंस खरीदी उनको क्या फ़ायदा हुआ, एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिस्क हो गया। लाइक डेटर थे, आपकी शूज़ की कंपनी थी तो शूज़ बेसिकली आपके होटल्स में भी बिकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी बिकते हैं, तो डाइवर्सिफाई होगी चीज़ें कि मतलब ऐसा नहीं है डेटर मेरे को लेने हैं और मेरा रिस्क और डाइवर्सिफाई हो गया, कल को कोरोना आ गया, होटल्स का बिजनेस डूबेगा लेकिन शूज़ का तो बढ़ गया, खाने का तो बढ़ गया, तो वो चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिस्क हो गया कि उनकी रिटर्न उनको मिलेगी। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होगी कि जो सिक्योरिटाइजेशन है पूरा लीगल प्रोसेस के थ्रू किया गया है, तो आपको बेसिकली आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क हो गया, उसका रिस्क अलग अलग जगह बढ़ गया और जो प्रोटेक्शन है डिफ़ॉल्ट के अकॉर्डिंग वो मिल गई आपको। पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटाइजेशंस, प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स क्या है, सबसे पहला आपका ओरिजिनेटर है, एबीसी लिमिटेड है, जिसने आपके डील की है, या जो सिक्योरिटाइज़र है जिसके सारे डेटर्स हैं। ये एक एसेट्स है जो बेसिकली उसके बुक्स में लाए कर रही हैं, और अगर उसको फ़ंड मिलेंगे, अगर आपकी जो एसेट्स हैं उसकी बुक में लाए कर रही हैं, अगर उसको फ़ंड मिले तो वो सारे बेसिकली जितने फंड जनरेट हो रहे हैं उन एसेट्स के थ्रू वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, अब आपके वहाँ से चले जाएंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा ओरिजिनेशन का। स्पेशल पर्पस व्हीकल है, स्पेशल पर्पस व्हीकल बेसिकली क्रिएट किए जाते हैं डील को एग्जीक्यूट करने के लिए। जो इशूअर है ओरिजिनेट करता है और ट्रांसफ़र करता है सारे राइट्स को एसपीवी को, ये बेसिकली लीगल टाइटल को रखता है अपने पास एसेट्स के, और स्पेशली बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन के लिए किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द कंपनी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एसपीवी का, देखो ये एबीसी लिमिटेड है, ये एक्स वाई जेड है, एबीसी लिमिटेड अपने सारे राइट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा एक्स वाई जेड को। एक्स वाई जेड बेसिकली ट्रस्ट कंपनी सोसाइटी कोई भी हो सकता है, और इस सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू काम करती है, ये सारी एसेट्स को बेसिकली रिमूव कर देगी बैलेंस शीट से ओरिजिनेटर की, और ये एबीसी लिमिटेड में चला जाएगा। इन्वेस्टर के लिए क्या बेनिफिट है, जो बायर है सिक्योरिटाइजेशन पेपर का वो इंडिविजुअल हो सकता है, इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स हो सकता है, या म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी हो सकता है। वो बेसिकली एक्वायर करता है पार्टिसिपेशन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स के हिसाब से, और वो मनी को रिसीव करता है अपने इंटरेस्ट में। सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स क्या है, सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स बेसिकली आपकी सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के हिसाब से काम करते हैं। सबसे पहला ओब्लिगर्स है, जो एसपीवी को पैसा देते हैं, बाद में पैसा लेकर एसपीवी को भेजते हैं ओरिजिन से, लाइक ओब्लिगर्स। मेन सोर्स है पूरे सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस का, ये वो पार्टीज होती हैं जो बेसिकली पैसा देती है फर्म्स को, लाइक फर्म्स को, और जो एसेट्स हैं बैलेंस शीट इन द ओरिजिनेटर, बेसिकली आपकी जितनी भी बैलेंस शीट में जो आपका एबीसी लिमिटेड है उसको पैसा देने वाले लोग होते हैं। जो अमाउंट बेसिकली आपको ट्रांसफ़र हो ओब्लिगर से आती है वो आपकी एसपीवी ट्रांसफ़र कर दी जाती है सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के बेसिस पे। रेटिंग एजेंसीज क्या होती है, ये बेसिकली बेस्ड होती है पूल ऑफ द एसेट्स के बेसिस पे, और ये बेसिकली रेटिंग देती है कि कितनी आपकी जो सिक्योरिटी है, स्ट्रेंथ क्या है आपकी, कंपनी को रेटिंग दी जाती है। मतलब इसका अल्टीमेट गोल यही होता है कि कंपनी की कैपेसिटी है या नहीं डेटर से रिकवरी करने की, या डेटर की कैपेसिटी है या नहीं पैसा लौटाने की, तो इस चीज़ को देखते हैं लोग कि रेटिंग एजेंसी उस हिसाब से रेटिंग देती है। रिसीविंग और पेइंग एजेंट क्या होते हैं, बेसिकली पेमेंट कलेक्ट करते हैं ओब्लिगर से और पास करते हैं एसवीबी को। एजेंट क्या होते हैं, अपॉइंटेड किए जाते हैं ओवरसीज, लाइक कोई कंपनी है जिसका हेड ऑफिस यूएस में,
तो वो अपना एक एजेंट अपॉइंट कर देते हैं यहाँ के सारे काम करने के लिए इंडिया में, तो वो बेसिकली एजेंट और ट्रस्टी होते हैं। क्रेडिट एनहेंसर कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स हैं एसपीवी में, जो बेसिकली क्रेडिट रेटिंग को देखते हैं और जो इशूड सिक्योरिटी होती है उसको एम्पावर करते हैं सिक्योरिटी मार्केट के हिसाब से। स्ट्रक्चरर, जो ओरिजिनेटर होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिट एनहेंसर्स होते हैं, वो बेसिकली इन्हीं सिक्योरिटाइजेशन में डील करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं उनको अरेंजर ऑफ द डील भी बोलते हैं। ये बेसिकली ये देखते हैं कि सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है डील की, और जो टैक्स लॉज है रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से काम किया जा रहा है। सिक्योरिटाइजेशन का मैकेनिज्म क्या होता है? पूल ऑफ द एसेट्स, बेसिकली स्टार्ट होता है एस पूल ऑफ द एसेट्स को क्रिएट करने से, और सेग्रीगेट करते हैं एसेट्स को सिमिलर टाइप ऑफ द मॉर्गेज में इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट, रिस्क, मैच्योरिटी और कंसंट्रेशन। सबसे पहले पूल ऑफ द एसेट्स क्रिएट करते हैं। ट्रांसफर टू एसपीवी, पूल को एसपीवी में ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे पहले आपने एक एसेट्स मतलब काम कैसे करता है, सबसे पहले हमने एसेट्स का पूल बना लिया, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, उसके बाद हमने उस पूल को एसपीवी में ट्रांसफ़र कर दिया। सो सिक्योरिटाइजेशन पेपर है, जो सिक्योरिटाइज सर्टिफिकेट है, फिर वो हमने बेचे। जो इंस्ट्रूमेंट है नेचर ऑफ सिक्योर इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है और पूल ऑफ एसेट्स के हिसाब से काम करता है, ये बेसिकली आपके सर्टिफिकेट में भेज दिए जाते हैं। फिर आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एसेट्स हैं सब कॉन्ट्रैक्ट में, वो कलेक्ट किया जाता है प्रिंसिपल से, और जो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दोबारा एसपीवी को। उसके बाद ओरिजिनेटर को बताया जाता है कि आपकी आ गई है, फिर रीपेमेंट ऑफ द फंड, उसके बाद एसपीवी रीपे कर देता है अपने फंड्स को। क्रेडिट रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है? क्रेडिट रेटिंग बेसिकली एसेस करती है रिस्क ऑफ द इशूअर को, कि मतलब आपका जो रिस्क कितना हो सकता है और वो जो सामने वाला है पैसा पे कर सकता है या नहीं। अब इस चीज़ को देखते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या आती है सिक्योरिटाइजेशंस में, इंडिया में क्यों नहीं हो पाता ये इतना अच्छा, और इंडिया में ये इंडस्ट्री इतने अच्छे से काम क्यों नहीं कर पाती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ में? तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है स्टैम्प ड्यूटी की। स्टैम्प ड्यूटी बेसिकली ऑब्स्टेकल है इंडिया में, क्योंकि यार कोई भी आप डेट खरीदते हो, मतलब कोई भी ज़मीन खरीदते हो, 12% तो साला उस पर लग जाते हैं स्टैम्प ड्यूटी। ज़मीन पे होगी, डेट पे होगी, सारी चीज़ों पे। सो अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अगर कोई मॉर्गेज डेप्ट खरीदी है आपने, किसी चीज़ को मॉर्गेज करके फिर आपने डेट ली है, तो उस पर 12% की स्टैम्प ड्यूटी लगती है कुछ स्टेट्स में इंडिया के, और बेसिकली इसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है। सो ये एक तरह से इसकी सिक्योरिटाइजेशन की ग्रोथ में एक हार्डल है। टैक्सेशन, जो बेसिकली आपका टैक्सेशन एक अनदर एरिया ऑफ कंसर्न है। एक स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं दिया होगा सिक्योरिटाइजेशन के रिलेटेड इंडिया में इनकम टैक्स में, जिसकी वजह से ट्रस्टी है काफ़ी बेसिकली ऑब्स्टेकल करते हैं टैक्सेशन पॉलिसीज़ को फॉलो करने में। अकाउंटिंग, बेसिकली इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है एक नए सिरे से अगर सिक्योरिटाइजेशन यहाँ पे किया गया है तो, और जो बैलेंस शीट आइटम्स है उनको हटाना पड़ेगा, अच्छे से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, तो वो भी एक मुद्दा है। स्टैंडर्डाइजेशन, हर ओरिजिनेटर बेसिकली अपना खुद का फॉर्मेट फॉलो करता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बेसिकली अपने हिसाब से किसी भी आप कंपनी से लोन लेने चले जाओ अपना फॉर्मेट फॉलो करेंगे, तो वो चीज़ भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। डेट मार्केट भी इतनी अच्छी नहीं है इंडिया में, अगर आप देखो तो शेयर मार्केट तो ग्रोथ होगी लेकिन डेट मार्केट की इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। फोर क्लोजर लॉज है यहाँ पे, बेसिकली एफर्ट बेसिकली क्या है, जो लॉज है सपोर्टिव नहीं है, सिक्योरिटाइजेशन को सपोर्ट करते ही नहीं, तो इस चीज़ में भी बेसिकली पीछे हट जाते हैं लोग। सो अब सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? सबसे पहले इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले आती है पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, जैसा कि आपका टाइटल यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ओरिजिनेटर है जो सेलर ऑफ द एसेट्स हैं, जो बेसिकली एबी से रिलेटेड है, वो ट्रांसफ़र कर सकता है अपने सारे रिसिप्ट ऑफ द कैश इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रिंसिपल पेमेंट की फॉर्म में, एसेट सोल्ड से जितनी भी एसेट बेची है उसने उनको ट्रांसफ़र कर सकता है वो किसी दूसरे को। ये सिक्योरिटी बेसिकली डायरेक्ट क्लेम इन्वेस्टर्स का रिफ्लेक्ट करती हैं किसी भी एसेट्स के ऊपर एसपीवी के थ्रू। जितना भी कैश फ्लो किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है इन्वेस्टर्स को, वो बेसिकली एक प्रोपोर्शनल बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है उसके अंदर जो एसपीवी में दिया जा रहा है। डायरेक्ट रूट को फॉलो करता है, अगर कोई प्रीपेमेंट की जा रही है प्रिंसिपल की, वो बेसिकली प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट होता है सिक्योरिटी होल्डर के साथ। कंप्लीशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन है, और जो सिक्योरिटीज़ हैं वो टर्मिनेट होती है साइमल्टेनियसली। पे थ्रू सिक्योरिटी, पीटीसी के सारे कैश फ्लो हैं वो पास किए जाते हैं परफॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स के थ्रू।
ये ओवरकम करते हैं इसके लिमिटेशंस को। और जो अनदर स्ट्रक्चर है पीटीएस में, बेसिकली पीटीसी और पीटीएस डेट सिक्योरिटीज़ एसेट्स के थ्रू बैक की जाती हैं और बेसिकली रिस्ट्रक्चर करते हैं डिफरेंट ट्रांचेस को मैच्योरिटी ऑफ द रिसीवेबल्स के हिसाब से। स्ट्रक्चर परमिट भी करता है डिसिंक्रोनाइजेशन किया जाए सर्विसेज का और सिक्योरिटीज़ का जो कैश फ्लो जनरेटिंग यूनिट्स के थ्रू काम कर रही हैं। स्ट्रिप सिक्योरिटीज़ क्या होती है? इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज़ हैं, प्रिंसिपल इन्वॉल्व सिक्योरिटीज़ हैं, पेड की जाती हैं कैश फ्लो को डिवाइड करके अंडरलाइन सिक्योरिटीज़ में दो और मोर सिक्योरिटी हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी, फिर प्रिंसिपल ओनली। इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज़ में बेसिकली होल्डर को खाली इंटरेस्ट मिलता है और पीओ सिक्योरिटीज़ में उसको खाली प्रिंसिपल मिलता है। एल टू मैच्योर में अगर मार्केट आपकी राइज होती है तो पीओ के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं और बोरो प्रेफर करता है कि इसको पेमेंट को पोस्टपोन कर दिया जाए। और जो इंटरेस्ट रेट की अगर मार्केट फॉल हो रही है तो रिपे कर दिया जाता है लोन को, और जो लोअर इंटरेस्ट होता है। प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट, जो आपकी प्राइसिंग होती है सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट की, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट में। बेसिकली इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट करना ओरिजिनेटर को और इन्वेस्टर्स को। जो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ है वो डिवाइड होती है दो कैटेगरीज में। एक तो ओरिजिनेटर के एंगल से, जो प्राइस है जिस रेट पे ओरिजिनेटर बेसिकली इनकर करेगा आउटफ्लो, और जो आउटफ्लो है अमोर्टाइज होगा किसी भी पीरियड ऑफ द टाइम में, वो इन्वेस्ट किया जाएगा सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू। और जो इन्वेस्टर के एंगल सिक्योरिटीज़ हैं वो बेसिकली प्राइस डिटरमाइन किया जाता है डिस्काउंटिंग एस्टिमेट्स के हिसाब से, जो बेसिकली आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी को भी देखता है, और जो क्रेडिट क्वालिटी और एवरेज लाइफ ऑफ द सिक्योरिटीज़ के हिसाब से काम करता है। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ इंडिया में सिटी बैंक यहाँ पे एक काम करता है सिक्योरिटाइजेशन का, जो ऑटोमेट कर देता है लोन्स को। और भी सारे बाकी सारे बैंक्स काम कर रहे हैं, लेकिन सिटी बैंक है यहाँ पे। आईसीआई एचडीएफसी वगैरह काम करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। इसमें दो ही बेसिकली आपके क्वेश्चन आएंगे, पीटीएस और पीटीसी का डिफरेंस बताना है, और मेन प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे, टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी और वो सारी चीज़ें। तो ये था आपका पूरा चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि हम पूरा पूरा कोर्स इस पर कवर करने वाले हैं इस चैनल पे, ताकि आपको एक भी सब्जेक्ट की कोचिंग लेने की ज़रूरत ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।